वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ बेटा, मेरी वीडियो बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। सबसे बड़ा रीजन ये बेटा कि गले में ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो को शूट नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप लोग टेंशन मत लीजिए बेटा, अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना बेटा, तो उस विश्वास को कायम रखिए। डेफिनेटली बेटा मैं एसएस के सारे चैप्टर को आसानी से करा दूंगा, वो भी आपकी फर्स्ट एग्जाम से पहले पहले। मैं सारे टॉपिक चला दूंगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाने वाला हूं और आपको सारी चीजें समझाऊंगा। एसएस की बढ़िया तरीके से मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, इतना विश्वास रखिए बेटा। बस फर्क इतना होता है कि मैं वीडियो को टाइम टू टाइम नहीं बना पा रहा हूँ। सबसे बड़ा रीजन ये होता है बेटा, ऑफलाइन क्लास भी होता है, ऑनलाइन क्लास भी होता है, तो जिसके कारण मैं बेटा इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। पर फिर भी मेरे पास जितना टाइम बच रहा है, मैं उतने टाइम में आप लोगों के लिए वीडियोस शूट करते रहूंगा और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाते रहूंगा। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। जो सारी चीजें बेटा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो जाए बेटा, कमेंट बॉक्स है, वहां पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपके सारे के सारे डाउट क्या करूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर रहने वाला बेटा, ध्यान से समझना है। टॉपिक का नाम है मौर्यकालीन कला। क्या है? मौर्यकालीन कला। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, वो है स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं? ये एक नंबर की परिभाषा में पूछा जा सकता है बेटा, एक नंबर की परिभाषा में पूछा जा सकता है। तो सो प्लीज बड़ा स्तूप के बारे में समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्तूप की परिभाषा आप लोगों को याद रखना। क्या होता है स्तूप? ध्यान से समझिए बड़ा। भगवान बुद्ध कौन थे बड़ा? भगवान बुद्ध देहराव शेषों के एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार का टीला जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहा जाता है। अगर ध्यान से देखो बड़ा, तो इसके सामने आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है बड़ा। ये पिक्चर गोले आकार में अर्धगोले टाइप का है बड़ा। किस टाइप का है? अर्धगोले टाइप का है। तो बस इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बड़ा? स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं बड़ा? स्तूप कहते हैं। अब बड़ा याद रखना, अशोक के समय ऐसे 5 स्तूप हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ऐसे 5 स्तूप हैं जो बहुत ज्यादा क्या है बड़ा? प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ा सांची का स्तूप। ये पहले आपसे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सांची का स्तूप है कहां पर? तो याद रखना, सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में। कहां पर है बड़ा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना बड़ा, ये वाला एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, आपसे पूछेंगे सारनाथ का स्तूप कहाँ है, वेरद का स्तूप कहाँ है, नंदगढ़ का स्तूप कहाँ है, गुजरात के देव मोरी का स्तूप कौन सी जगह पे क्या है बेटा, वो सारी चीजें बेटा आप लोगों से पूछ सकते हैं नाम वगैरह। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को याद रखना। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। कौन सी चीज कहाँ पर आया है, किस तरीके का है, वो सारी टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक के समय 5 स्तूप ऐसे थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे बड़ा। एक था सांची का स्तूप, दूसरा सारनाथ का स्तूप, तीसरा वीरत का स्तूप, चौथा नंदगढ़ का स्तूप, पांचवा क्या है, गुजरात के देव और मोरी का स्तूप। ये 5 स्तूप जो है बड़ा बहुत ही ज्यादा फेमस थे बड़ा। बड़ा इसमें सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप, ये तो बड़ा आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से बड़ा एग्जाम में एमसीक्यू पूछने का चांस ज्यादा बड़ा। इसमें आता है बड़ा एमसीक्यू के अंदर पूछने का चांस इसमें से सबसे ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं भाई अशोक के समय कौन से 5 स्तूप प्रसिद्ध थे। तो पहला था सांची का स्तूप, दूसरा था सारनाथ का स्तूप, तीसरा वेरत का स्तूप, चौथा नंदगढ़ का स्तूप और पांचवा गुजरात के देव और मोरी का स्तूप। ये 5 स्तूप जो है बड़ा बहुत ही ज्यादा फेमस है बड़ा। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। उसके बाद चैत्य विहार और मठ बनाए गए थे। चैत्य विहार और मठ बनाए गए थे। अभी इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका चीजें बेटा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या लिखा है, सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म की शान और सौगत
शिल्प स्थापत्य का युग था उस समय। और स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म और गुफाओं वियोग चैत्य उपासना का स्तूप में भेंट दी गई थी। ठीक है। सांची का स्तूप, जिसमें मौर्य युग के निर्मित सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है बेटा, देखो यहाँ पर बता दिया बेटा। सांची का स्तूप क्या है बेटा, किस समय बनाया गया था? मौर्य युग के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में आज भी स्थित है। सांची का असली स्तूप ईंटों से बनाया गया बेटा। किससे बनाया गया? ईंटों से बनाया गया है। ठीक है। और वह वर्तमान में आधे कद का था। यह बौद्ध स्तूप कला ये अमूल्य उदाहरण माना जाता है। अगर मैं इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊं, ध्यान से, एक्चुअली में इस यहाँ पर बात हो रही है बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इन्होंने धार्मिक स्थापत्य कला भी विकसित किया था। मतलब इस काल में गुफा विहार मतलब मठ, चैत्य मतलब उपासना गृह और स्तूप बनाए गए थे। और सम्राट अशोक ने कौन कौन से योगदान दिया था? तो सम्राट अशोक ने शासन काल में बौद्ध धर्म की शान और स्थापत्य कला का युग बताया था। और अशोक ने भी बहुत सारे स्तूप, स्तंभ और गुफा बनवाए थे बड़ा। और अगर मैं सांची के स्तूप के बारे में बात करूं बड़ा, तो सांची का स्तूप वैसे तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये कब बनाया गया था? तो बड़ा मौर्य युग में बनाया गया था। और ये किससे बनाया गया? ईंटों से बनाया गया। किससे? ईंटों से बनाया गया है। और यह स्तूप अगर वर्तमान समय में इसकी तुलना करें तो बड़ा आधे आकार का हो चुका है। ठीक है बड़ा। और वर्तमान में जो बहुत बड़ा विशाल दिखता था, बाद में कई बार पुनर्निर्मित कराया गया इसी को ही, इसलिए इसका आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। यह स्तूप बौद्ध स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण माना जाता है। बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण माना जाता है। क्लियर हो बड़ा? चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग। अगर इसको और बढ़िया तरीके से याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे फिर से पूछेंगे कि बौद्ध स्थापत्य में कौन कौन शामिल है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि बौद्ध स्थापत्य में कौन कौन शामिल है। तो याद रखना बौद्ध धर्म में कौन कौन शामिल बड़ा, तो याद रखना यहाँ पर ये रहा बौद्ध धर्म में कौन कौन शामिल है। तो याद रखना गुफा विहार चैत्य और स्तूप। क्या है? गुफा विहार, चैत्य और स्तूप। और सम्राट अशोक में तो स्थापत्य और बौद्ध धर्म का प्रचार की अग्रणी। और सांची की स्तूप कहाँ पर है बड़ा? मध्य प्रदेश में। और ये किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। और वर्तमान में इसका आकार कैसा है? छोटा हो गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है बड़ा? सबसे बड़ा उदाहरण है सांची का स्तूप, जो बौद्ध स्थिल का अमूल्य भेंट माना जाता है। ठीक है बड़ा। आयोग अब बड़ा अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे बड़ा, ध्यान रखना बड़ा। मैं बता रहा हूँ केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको बता रहा हूँ पूछने का तरीका कैसा होगा इनका। सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में बड़ा आपको ऐसा एक चित्र देंगे, ध्यान से देखना बड़ा। इस तरीके का आपको एक चित्र बना के देंगे वो लोग, और चित्र बना करके उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया होगा। वो तीनों क्वेश्चन बेटा आपके क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बड़ो। वो पूछ सकते हैं सांची का स्तूप कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ सकते हैं शिल्प कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताइए। तो आपको बेहतरीन उदाहरण बोलो तो सांची का स्तूप का बौद्ध शिल्प बता देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बौद्ध स्थापत्य में कौन कौन शामिल होता है। तो उसमें गुफा विहार, चैत्य और स्तूप, ये 3 चीज शामिल होता है। तो ऐसे बड़ा वो लोग अपने हिसाब से 3 क्वेश्चन बनाकर पूछेंगे और 3 मार्क्स में आएगा बड़ा। ये चित्र याद रखना, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप है बड़ा, इसको ध्यान में रखना, जो मध्य प्रदेश में आया हुआ ईंटों से बना हुआ है। तो ध्यान से समझना बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। और जो एग्जाम में आता है बड़ा, मैं वही सारी चीजें को बड़ा डिटेल में समझाता हूँ, और सारी चीजें बड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे और भी पॉइंट को समझेंगे बड़ा, और जो पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा वो सारे को चीजों को बड़ा हम बताएंगे। स्तूप के बारे में, स्तूप के ब्यौरा के बारे में थोड़ा सा जानते लेंगे। स्तूप किस किस टाइप का होता है बड़ा, वो सारी चीजें बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें नंबर 1 पहला है बड़ा हार्मिका। हार्मिका क्या होता है बड़ा? ये भी एक स्तूप है जो गोलेकार का होता है, अंडाकार। अंडाकार मतलब गोले आकार का होता है, शीर्ष पर बनी होती है बड़ा ये। ठीक है, तो याद रखना, देखो ये स्तूप अंडेकार मतलब गोलेकार के हिस्से के सिर के चारों ओर से लगी हुई रेलिंग को हार्मिका कहा जाता है बड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ स्तूप गोलेकार के भाग के शीर्ष पर बनी होती है, यहाँ एक रेलिंग के रूप में होती है जो ऊपरी हिस्से को घेरती है, और यहाँ सभी स्तूप का
आवृत यानी ढक लेती है, तो उसे बोलते हैं ये हार्मिका। तो हार्मिका याद रखना, हार्मिका याद रखना बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हार्मिका किस आकार का होता है? अंडे आकार का, मतलब गोले आकार का होता है बेटा। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं मेघी। मेघी क्या होता है बेटा? तो याद रखना, स्तूप के चारों ओर बना वृत्ताकार मार्ग, स्तूप के चारों ओर बना वृत्ताकार मार्ग, इसे परिक्रमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। श्रद्धालु इस मार्ग पर घूमते हुए पूजा करते हैं। मतलब मेघी वो चीज होती है बेटा जो स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग बनाया होता है। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को मेघी कहते हैं बेटा, ठीक है। और लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? उसी रास्ते पर से क्या करते हैं? परिक्रमण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए क्या करते हैं? उस मार्ग से ऐसे राउंड लगाते हैं, उसे मेघी कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पदक्षिणा। पद किसे कहते हैं? ये एक घेरा, एक रास्ता होता है बेटा जो पूजा स्थल या मंदिर के चारों ओर बनाता है। मतलब मंदिर और पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रतिक्षण पथ कहते हैं। एक रास्ता होता है, एक रोड होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं बेटा ये? ठीक है। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी रहे, इस तरीके से प्रतिक्षण की जाती है बेटा। आगे, और तोरण किसे कहते हैं बेटा? तो तोरण बड़ा सबको बहुत अच्छे से पता ही होगा, तोरण क्या होता है बेटा। तोरण क्या होता है बेटा? मैं आप लोगों को फिर से ध्यान से बता रहा हूँ, तोरण क्या होता है, ध्यान से सुनो। तोरण अर्थात दो स्तंभों के ऊपर सीधा पट और कमान के आकार पर पत्थर आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य होता है, जो तोरण के नीचे से होकर श्रद्धालु क्या करते हैं? समुदाय में प्रवेश करते हैं। अर्थात ये दो स्तंभों के ऊपर पत्थर की पट्टी या कमान बनी होती है बेटा, ठीक है, उसे तोरण कहते हैं। याद रखना, ध्यान से सुनना बेटा, दो स्तंभों के ऊपर पत्थर की पट्टी या कमान होती है, उसे कहते हैं तोरण। अगर ध्यान से देखो बेटा, ये भी एक तरीके का तोरण ही है। ये भी क्या है? एक तरीके का तोरण ही है, अगर समझा जाए तो। पत्थर की भी बनती है तोरण बेटा, ठीक है। श्रद्धालु इस तोरण से होकर प्रवेश करते हैं, मतलब यहीं से होकर के क्या करते हैं? अंदर जाते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। और ये सुंदर स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है बेटा। तो आई होप आपको तोरण भी क्लियर हो गया होगा। तो ये स्तूप का ब्यौरा है बेटा, ये पांचों पांच नाम क्या करना है बेटा? आपको अच्छे से समझना है बेटा। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आप लोगों की ये सब चीजें क्लियर हो गया है। अगर बेटा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूँ, क्या पूछ सकते हैं अगर एग्जाम में, तो याद रखना, स्तूप ये बौद्ध धर्म के महान स्थापक का धरोहर है और ये धर्म चक्र का प्रतीक माना जाता है, ठीक है बेटा। तो इसे याद रखना, ये श्रद्धाओं के लिए बेटा मतलब बहुत आकर्षक चीज बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम पढ़ेंगे बेटा स्थापन स्तंभ लेख। स्तंभ लेख के बारे में समझेंगे। स्तंभ लेख क्या होता है, एकदम ध्यान से पहले समझ लो स्तंभ लेख होता क्या है, फिर बेटा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। स्तंभ लेख क्या होता है बेटा? स्तंभ लेख ये सम्राट अशोक के टाइम का है। सम्राट अशोक ने स्तंभ लेख शिल्प कला का एक उत्तम नमूना माना जाता है। ये स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते हैं, उन्हें घिस कर चमकाया जाता है। अशोक के स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये स्तंभ नैतिकता, धर्म, दया और समाज और कल्याण से जुड़ी बातें समझाता है। इस स्तंभों का उद्देश्य, मेन पर्पस क्या होता है बेटा? जनता को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अवगत कराना, मतलब उनके बारे में बताना बेटा। अच्छा, वैसे सर ये जो स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, सांची जो है बेटा ये है आपको पाया जाएगा मध्य प्रदेश में, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, बोधगया ये बिहार, और पाटलिपुत्र ये वर्तमान में पटना में है, नंदगढ़ ये बिहार में है, लोहरिया ये बिहार में, इलाहाबाद ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, मेरठ अंबाला ये उत्तर प्रदेश में है। तो बड़ा आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया। मैं एक बार इसको ध्यान से समझाता हूँ। देखो, सम्राट अशोक स्तंभ लेख एक शिल्प उदाहरण माना जाता है। ये स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते हैं और उसे घिस घिस कर चमकीला बनाया जाता है। देखो, इस पत्थर को बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकाया जाता है, ठीक है सर।
वैसे ये स्तंभ लेख कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि ये अशोक जो स्तंभ है बड़ा, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है बड़ा? नंदगढ़। बड़ा याद रखना, नंदगढ़ कहाँ पर आया हुआ? बिहार में आया हुआ। नंदगढ़ कहाँ पर आया बड़ा? नंदगढ़ आया है बिहार में। सांची का स्तूप कहाँ पर बड़ा? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। और ब्रह्म काशी, काशी जो है बड़ा ये कहाँ पर आया? काशी जो है वाराणसी में आया। कहाँ पर आया बड़ा? वाराणसी में आया। कहाँ पर आया है? वाराणसी में आया। और वाराणसी कहाँ पर है भाई साहब? वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद बड़ा याद रखते हैं बड़ा, फिर बोधि वृक्ष के पास बनाए गए हैं। ये बिहार में है बड़ा। ठीक है, पटना के पास। ठीक है, तो बड़ा ये सारी चीजें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया बड़ा? ब्रह्मी लिपि की भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ब्रह्मी लिपि। सर उसमें क्या लिखा गया है एक बार बता दीजिए, तो ध्यान से समझना बड़ा। इसमें नैतिकता के बारे में, धर्म के बारे में, दया के बारे में, समाज के बारे में और कल्याण से जुड़ी बातों के बारे में ये समझाता है और बताता है बेटा। तो ये है स्तंभ लेख के बारे में। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें से एमसीक्यू भी पूछे तो भी आपको आ जाए, या स्तंभ लेख के बारे में पूछेगा तो भी आप लोगों को आ जाएगा। सिर्फ जितना बताया है इतना ही आपको पढ़ना है बस, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते बेटा हम लोग। अब हम पढ़ेंगे सारनाथ स्तंभ के बारे में। बेटा सारनाथ स्तंभ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। तो सो प्लीज सभी बच्चे बेटा सारनाथ स्तंभ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो बेटा मैं आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझाता हूँ बेटा। सबसे पहले समझते हैं सारनाथ का स्तंभ के बारे में। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ ये भारत का शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है, उदाहरण। इस स्तंभ का शिखर पर परस्पर जुड़े हुए चार खड़े चार सिंगों की आकृति बताता है। खड़े चार सिंगों की क्या बताता है? आकृति। सारनाथ ये भगवान बुद्ध के उपदेश स्थल पर होने से सिंगों के नीचे चारों तरफ धर्मचक्र अंकित किए गए हैं। धर्मचक्र देख सकते हो, ये रहा आकृति के अंदर, ये रहा। ठीक है, आगे ये चक्र धर्म की विजय बताता है। चक्र क्या बताता है? धर्म की विजयता, इसीलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। इसके उपरांत हाथी, घोड़े और बैल की भी आकृति इसके अंदर दिखाई गई है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज में इस चक्र का स्थान दिया गया है। आप तिरंगे में देखोगे तो इस चक्र का स्थान दिया गया है। और ये चार सिंगों की आकृति को ही हम लोग भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में भी इसे मानते हैं। तो याद रखना, भारत की राष्ट्रीय चिन्ह अगर कोई है तो वो चार सिंगों की आकृति है। और ये दुनिया की सर्वोत्तम शिल्प कृतियों में से एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। ठीक है बेटा, अब इसको याद कैसे रखना है एकदम बढ़िया तरीके से बता बेटा। सबसे पहले सबसे पहले सारनाथ के जो स्तंभ है बेटा, ये भारतीय मूर्तिकला और शिल्पकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। स्तंभ के ऊपर चार सिंह बने हैं जो एक दूसरे की पीठ से सटे हुए और चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए। चारों दिशाओं में ये रहा, ये रहा, ये रहा, और इसके एक पीछे भी है बेटा। ठीक है, चारों दिशाओं में किए। ठीक है, और सारनाथ का वह स्थान है जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इसीलिए उसे धर्म चक्र बनाया गया है। धर्म चक्र यह दर्शाता है सत्य और धर्म की जीत होती है, इसीलिए उसे धर्म चक्र कहते हैं। और भाई धर्म चक्र का मतलब ही ये होता है सत्य और धर्म की ही जीत होती है, इसलिए उसे धर्म चक्र कहते हैं। और इस स्तंभ के अंदर हाथी, घोड़ा, बैल की मूर्तियां भी हैं। ठीक है बेटा, और भारत के झंडे में देखोगे अशोक चक्र लिया गया है जो सिंह की आकृति का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। यह स्तंभ पूरी दुनिया में बेहतरीन मूर्ति कलाओं में से एक माना जाता है बेटा। यही है हमारा सारनाथ का स्तंभ। तो आई होप बेटा आपको सारनाथ के स्तंभ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा सारनाथ के स्तंभ आएगा तो आपको इतना ही पॉइंट लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता कर आप लोगों को समझाया है। आप लोग सिर्फ मेरी बातों को सुन भी लोगे ना बेटा, तो भी आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो जाएगा। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रहता है बेटा, तो सो प्लीज बेटा आप लोग मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करके मुझे बताना है, मैं आपके सारे डाउट्स क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो आपको बिंदास बेफिक्र होकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ एक बार आप ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ शिलालेख के बारे में। ठीक है, अभी के लिए आज नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।